दोस्तों नमस्कार। सरकार क्या क्या छुपाए और कैसे कैसे छुपाए, जबकि सीधा मसला लोगों की जेब से जुड़ा हो, उनके बैंक बैलेंस से जुड़ा हो और इस देश के सरकारी बैंकों में जमा नकदी की आ रही कमी से भी जुड़ा हुआ हो। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह पहला मौका है कि सरकार अलग अलग मुद्दों के आसरे इस देश की उस इकोनॉमी को छुपाना चाह रही है जिस इकोनॉमी को लेकर इस देश की पार्लियामेंट्री कमेटी के भीतर हड़कंप मची हुई है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अगर संकट गहराया तो जो 5 किलो अनाज बांटा जाता है, कहीं सीधा असर उस पर भी नहीं पड़ जाए और उसको भी बाहर से मंगाने की दिशा में सरकार को और ज्यादा डॉलर खर्च करना ना पड़े। सारा खेल उस पूंजी का है जो पूंजी सरकार के खजाने से धीरे धीरे निकल रही है। समूचा खेल सरकार की उस नजरिए का है जहां पर यह कहा तो गया कि सरकार पर खर्च कम होगा, गवर्नेंस के तौर तरीके बड़े होंगे, लेकिन गवर्नेंस के तौर तरीके इतने बुरे होते चले गए कि पहली बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यह सोचने लगी कि अगर संकट गहराया तो हमारे पास उसका कोई ब्लूप्रिंट होना तो चाहिए। तो तय किया गया क्यों नहीं इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, इस देश के भीतर जो आरबीआई से जुड़ा हुए तमाम अधिकारी हैं उनको भी बुला लिया जाए। और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री या आरबीआई ही क्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी तो बहुत बड़े बड़े आर्थिक सलाहकार बैठे हुए हैं, उन्हें भी बुला लिया जाए। और इस देश के भीतर जो ये दावा करते हैं कि वो अर्थशास्त्री हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो बता सकते हैं कि सरकार पटरी से उतर चुकी है और पटरी पर लाने के लिए अब उसे कड़ी मशक्कत करनी होगी, तो यह लकीर भी खींच ली जाए। यानी एक ऐसी रिपोर्ट तो तैयार हो जाए जो आने वाले अगले 6 महीनों के भीतर, जब इस देश में हर व्यक्ति के सामने बुरे दिन की आहट होगी, उसके अपने बैंक बैलेंस पर डाका पड़ चुका होगा। इस देश के सरकारी बैंक इस देश के किसी भी बिजनेस घराने को कोई भी पैसा ऋण पर यानी कर्ज पर देने की स्थिति में होंगे नहीं। और सरकार कितने नोट छापे, कितना लोन ले, कहां कहां से पैसे उठाए, इन सब से हटकर अपने रास्ते सरकार अगर चले तो उसके पास इस वक्त सिवाय इसके कि कंगाली होती परिस्थिति में कोई विजन नहीं है। इसका ढिंडोरा पीटा जाए या फिर कहीं इस भरोसे कोई दूसरा मुद्दा उठाकर इस मुद्दे पर आंख बंद कर ली जाए। सबको पता है अर्थव्यवस्था डामाडोल है, सबको पता है बैंकों की हालत खस्ता है, सभी को पता है कि इस देश में विदेशी निवेशक पैसा खूब निकाल रहे हैं, सबको पता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को लेकर उहापोह की स्थिति में है, सबको पता है इस देश का कोर सेक्टर पॉजिटिव प्रोडक्शन में आ नहीं पा रहा है, सभी को पता है इस देश के भीतर सब कुछ चंद हाथों में जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको थमा दिया गया है, और सभी को पता है सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त इसलिए है क्योंकि राजनीति ही वो सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चली है जहां पर वो ध्यान सिर्फ राजनीति पर देती है, इकोनॉमी पर नहीं। कई सवाल इस वक्त देश के सामने हो सकते हैं, लेकिन जब पहली बार एक रिपोर्ट तैयार होने का जिक्र इस दिशा में बढ़ चुका है कि संकट और गहराएगा, भूल जाइए कि होर्मुज रूट जो ईरान और अमेरिका के समझौते की डील पर खड़ा हुआ है उसमें इजराइल सहमति जता देगा। यह भी भूल जाइए कि आने वाले वक्त में भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा होगा तो भारत के जहाजों के सामने कोई संकट नहीं आएगा। यह भी भूल जाइए कि आप स्वदेशी का राग तो गाते हैं, लेकिन बिना चीन के कच्चे माल के आए बगैर आप एक कदम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यह माजरा है क्या? और इस माजरे को लेकर झटके में पहली बार इमरजेंसी रिपोर्ट तक की तैयारी पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों करने जा रही है? और आरबीआई ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री खामोश क्यों रहती है? इस देश के इकोनॉमिस्ट भी सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर ही
अलग अलग सुर में बात क्यों करने लगे हैं? क्या वाकई इस देश के आम आदमी के सामने संकट जबरदस्त आने वाला है, जो उसके मुश्किल हालातों को कहीं ज्यादा मुश्किल हालातों में ढकेल देगा? इस दौर में जो भी एजुकेशन के नाम पर लोन लिया जाता है, उसमें भी 45% का इजाफा हो चुका है। और 45% के इजाफे का मतलब यह होता है कि इस देश के भीतर एजुकेशन दे पाने और कर पाने की स्थिति में सत्ता और सरकार किसी विजन के साथ चलती ही नहीं है। तभी तो 22 लाख छात्र नीट देने जा रहे हैं और इस देश के हर राज्य के हर जिले में डीएम और एसपी उस परीक्षा के वक्त बंदोबस्त में लगे हैं। इस देश की वायु सेना पर्चों को पहुंचाने में लगी है। प्रधानमंत्री सकते में है, पता नहीं क्या कब हो जाए। और इसके बाद पेपर लीक के बाद इस देश में दर्जन भर से ज्यादा छात्र छात्राओं ने जो खुदकुशी कर ली, उसकी आंच इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर पर क्यों नहीं आए? और वो आंच क्या वाकई प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देगी? तो एक क्षण के लिए प्रधानमंत्री के आज के योगा को लेकर और इस देश के भीतर संघ परिवार के अयोध्या में हुए घपले घोटाले को लेकर माथे की शिकन को भूल जाइए और अब जरा ध्यान से सुनना और समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर की परिस्थितियां कितनी नाजुक है और जो इंडिकेशन इस देश के दर्जन भर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके साथ ही जो देश को रेटिंग देने वाली कंपनियां हैं, उनके सामने जो सवाल हैं और उन सवालों को लेकर जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सवाल है, एक वक्त के लिए गौर कर लीजिए इन 10 मुद्दों को लेकर। इकोनॉमी के मोर्चे पर कोई सुधार वित्त मंत्रालय कर पाएगा? अधिकारी खामोश हैं। रुपए की मजबूती के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे? आरबीआई खामोश है। आईटी सेक्टर में गिरावट है और आईटी सेक्टर के जरिए विदेशी कमाई भारत की होती थी, उसमें 72% की गिरावट आ गई है। सरकार और आईटी मिनिस्टर खामोश हैं। जो आरबीआई का रुख इस देश में ब्याज कटौती को लेकर था, वो बार बार जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र करके दाएं बाएं देखने लगती है और सत्ता सरकार खामोश हो जाती है, तो उस पर भी कोई निर्णय आरबीआई ले पाने की स्थिति में नहीं है। वित्त मंत्री हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, महंगाई दर बढ़ रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज कह रही है, आईएमएफ भी इंडिकेट कर रही है, सरकार खामोश है। जो कंपनियों की कमाई थी और जो नेटवर्थ शेयर बाजार के जरिए बढ़ता था, उसमें भी कटौती शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के विकसित देशों के कई बैंक भारत के बड़े कॉरपोरेट को लोन देने से कतरा रहे हैं। सरकार चुप है। इन सब के बीच विदेशी निवेशक क्यों छोड़ रहे हैं और उनको लुभाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है क्या? वाकई कुछ भी नहीं है। और इसीलिए सेबी उसको कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप दाएं बाएं कीजिए, घरेलू पैसा जो है उसके जरिए चीजों को संभालिए। हमें पता है आने वाले वक्त में जो मुश्किल हालात हैं वो और मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन बात जब तक टल सके टालने की कोशिश कर लीजिए। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत पर जो असर पड़ेगा, उसमें प्रधानमंत्री भाषणों में जिक्र तो जरूर करें, लेकिन वो जानते हैं पहली बार पूरे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट को लेकर भारत के जो व्यापारिक रिश्ते थे वो कहीं डगमगाए हुए हैं। पहली बार चीन और रशिया जिन बातों पर जोर देना चाहते हैं ब्रिक्स की बैठक में, भारत ने अमेरिका की वजह से उस पर खामोशी बरती हुई है। अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के संबंध भारत की नीतियों को प्रभावित करेंगे या उसको और ज्यादा गर्त में ले जाएंगे? प्रधानमंत्री खामोश हैं। और इन सब के बीच जो क्रूड ऑयल प्रॉब्लम है वो आज की तारीख में $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया। लेकिन ऐसी कौन सी पॉलिसी है सरकार के पास जिसमें सरकार इस देश की जनता को राहत ना तो $60 प्रति बैरल जब तेल था तब दे पाई, और ना ही $106 प्रति बैरल जो अब खरीद रही है उसमें दे पा रही है। सरकार का विजन ना तो किसी भंडार की तरफ
यानी आने वाले संकट को लेकर आपका राजकोषीय घाटा ना बढ़े, इसके लिए आपके पास क्या कोई रास्ता नहीं है? शायद कह सकते हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर सभी खामोश हैं। इसीलिए पहली बार यह तय किया गया कि जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी है वह देश के बदलते आर्थिक हालातों की बारीकी से जांच करे, एक रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को तैयार करने में वित्त मंत्रालय के अधिकारी, आरबीआई के अधिकारी, पीएमओ में बैठे हुए इकोनॉमिस्ट और इस देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट सभी आकर बताएं रास्ता क्या निकलेगा। और पहली बार सवाल इस देश में आम आदमी का बैंकों में जमा पैसा हो और बैंकों में जो नकदी की कमी है, रिजर्व बैंक द्वारा नोट छापने की परिस्थिति है, वहां से लेकर सप्लाई चेन जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किल हालात में है, जो कमोडिटी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव है, जो ईंधन यानी क्रूड ऑयल और जो खाद यानी फर्टिलाइजर उसकी लागत जो बढ़ चुकी है, उसको लेकर रिपोर्ट अब तैयार करने की जरूरत आ गई। लेकिन यह जनता को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिसको प्यार से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसको निर्देश है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर ना तो आप कोई सवाल पूछेंगे और ना ही कोई रिपोर्ट फाइल करेंगे। और सीधा निर्देश है आप उलझे रहिए अयोध्या में 20 करोड़ है या 200 करोड़ है या 2000 करोड़ है, उसमें भावनाएं कैसे प्रभावित हो रही है बताते रहिए। योग के आश्रय कौन सा मंत्र इस देश में लोगों को 60 बरस की उम्र में 40 बरस की चमक उनके चेहरों पर ला सकता है? और यह भी बता डालिए कि दरअसल वो कौन सा योग का मंत्र है जिसको सीखने के बाद आपको 5 किलो अनाज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हालात यहां तक आने वाले हैं कि 5 किलो अनाज भी हम बांट ना पाएं? किसानों को तो आज किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज कर दिया गया। वो जो पैसा रिलीज किया गया उसमें लगभग 11 करोड़ किसान हैं, लेकिन लगभग 8.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का पैसा दावा किया गया। लेकिन दोबारा लौटिए उस टेक्निकल एस्पेक्ट पर जहां इस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास है, महंगाई जनता के लिए है, रोजगार का संकट भयावह है, निवेश में रुझान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतना घट चुका है कि ना तो भारत में कोई इन्वेस्टमेंट है और भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालने की स्थिति पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस तादाद में पैसा निकाला जा रहा है और बैंकिंग सेक्टर, वहां पर परिस्थिति और नाजुक है। इन सब के बीच देश की वित्त मंत्री क्या कहती हैं, देश के कॉमर्स मिनिस्टर क्या कहते हैं? वित्त मंत्री ने तो मान लिया कि हमारे सामने संकट FFF का है। एफ यानी फॉरेन एक्सचेंज यानी हमारे देश के खजाने में जमा विदेशी पैसा, विदेशी करेंसी यानी डॉलर। दूसरा संकट फ्यूल का है यानी कच्चा तेल, और तीसरा संकट फर्टिलाइजर का है। यह संकट कितना व्यापक है और इसका असर कैसे पड़ रहा है, ऐसे में हमें लगता है एक क्षण के लिए आज योग दिवस है तो इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर को जरूर सुन लीजिए, जो योग के जरिए शानदार स्थिति हर व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस देश की आर्थिक बदहाली को जिस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसे वो छुपा रहे हैं। मैं समझता हूं योग में ये ताकत है कि मानसिक, शारीरिक निरोग्य तो बनाएगा ही हम सबको, लेकिन साथ ही साथ देश को जोड़ने का भी काम है। जी, ये देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, यही बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ इकोनॉमिक डील को लेकर, या कहें ट्रेड डील को लेकर, और उसको लेकर टैरिफ कितना होना चाहिए, यही महोदय बात कर रहे हैं। इन्हीं के हिस्से में आता है इस देश के भीतर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिस्सा, जिसमें भारत के ऊपर जो व्यापारिक घाटा है, यानी बड़ी तादाद में भारत जो दुनिया भर से माल खरीदता है, उसकी एवज में जो डॉलर से पैसे चुकाता है, उसकी वजह से इस देश में खजाना खाली हो रहा है। लेकिन जब जिक्र योग का है तो एक क्षण के लिए सोचिए, वो योग इन्हीं 6 महीनों में जरूर आएगा
जब कहा जाएगा कि आपको योग के जरिए भूख पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, क्योंकि हर बरस हमारा 2,10,000 से 40,000 करोड़ तक सिर्फ 5 किलो अनाज बांटने में खर्च हो जाता है। उस अनाज को उपजाने के लिए अभी तक जो 1,70,000 की जो सब्सिडी 1,70,000 करोड़ की जो सब्सिडी फर्टिलाइजर को दी जा रही थी, उसकी रफ्तार में लगभग 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और हो सकता है बरस बीतते बीतते ये कहीं 4 लाख करोड़ तक ना पहुंच जाए, अगर स्विट्जरलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भी होर्मुज़ रूट नहीं खुला या इजराइल ने कोई पंगा खड़ा कर दिया और ईरान ने कहा हम नहीं खोलेंगे, हालात मुश्किल होंगे। न सिर्फ फर्टिलाइजर को लेकर बल्कि हर तरीके से, वो क्रूड ऑयल हो, वो एलएनजी हो, वो एलपीजी हो, संकट में सभी आएंगे। तो क्या योग के आश्रय 5 किलो अनाज भी नहीं चाहिए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए? क्योंकि हम जिक्र तो कॉमर्स मिनिस्टर का कर रहे हैं और मई 2026 जो ऑयल हमारे देश में आता था बाहर से, उसके खर्च में 81.5% का इजाफा हो गया। सिर्फ मई के महीने यानी बीते महीने का हम जिक्र कर रहे हैं। 18.7 बिलियन डॉलर ये हमें खर्च करना पड़ा। $106 प्रति बैरल हम तेल ले रहे थे और ये तेल मंगाया गया 2.16 करोड़ टन कच्चा तेल इस दौर में मई के महीने में लाया गया। इसको और सरलता से अगर समझे तो पिछले महीने मई में 2.16 करोड़ टन कच्चा तेल लेकर आए, उस पे हमें पैसा देना पड़ा 18.7 अरब डॉलर। और एक बरस पहले मई के महीने में हम इतना ही तेल लगभग लेके आए थे, 2.13 करोड़ टन कच्चा तेल लिया था। उस वक्त जो खर्च आया था वो 10 अरब डॉलर का था। उस वक्त $64 प्रति बैरल हम ले रहे थे। और इस देश की जरूरत ऑयल को लेकर 90%, एलएनजी को लेकर 50%, एलपीजी को लेकर 60%, सब कुछ हमें बाहर से मंगाना है और उसकी एवज में हमें डॉलर देना है। और जितना घाटा इस दौर में बढ़ते चला जा रहा है, अगर एक मुश्त देना पड़ जाए तो आप कल्पना कर रहे हैं भारत के खजाने में जितना पैसा पड़ा है, अगर यह संकट वाकई 1-2 साल तक गहरा गया तो खजाना खाली, $1 नहीं बचेगा अगर आपको उस रफ्तार से पैसा देना पड़ जाए जितना माल आप मंगा रहे हैं। सब कुछ कर्ज पे चल रहा है, सब कुछ इंटरेस्ट देने के वादे पर चल रहा है। और शायद यही वो स्थिति है जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भारत जो अपने तौर पर रिफाइनिंग होती थी इस देश के भीतर और उसको जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह सेल करता था, उसमें भी 33.9 यानी 34% की कमी आ गई। 37 लाख टन ही हम माल बाहर बेच पा रहे हैं। और उसमें भी 16 जून से जो टैक्स कहते हैं विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, ये लगाना पड़ गया, वह डीजल के निर्यात में 14 रुपए, एटीएफ 12 रुपए 50 पैसे और पेट्रोल 1.5 रुपए ये बढ़ाना पड़ गया। यानी स्थिति नाजुक है और इसका सीधा असर भारत के उस खजाने पर पड़ा है जहां पर डॉलर और सोना दोनों है। 671 बिलियन डॉलर इस वक्त भारत के खजाने में है 12 जून तक। उसके बाद का डाटा भी नहीं सरकार ने दिया है। पिछले हफ्ते लगभग 71 करोड़ डॉलर जो लास्ट वीक का था हिस्सा, उसमें वो खर्च हो गया। फॉरेन करेंसी एसेट जिसको एफसीए कहते हैं 544 अरब डॉलर का है और गोल्ड का भंडार जो है उसमें लगभग 10 अरब डॉलर की कमी आ गई है। अब यहां पर सवाल है, दुनिया के बाजार से भारत को क्रूड ऑयल चाहिए तो जो 174 बिलियन डॉलर का खेल है वो लगभग दुगना ना हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 116 बिलियन डॉलर का खेल है, वह भी कहीं दुगना ना हो जाए। गोल्ड 72 बिलियन डॉलर, मशीनरी 62 बिलियन डॉलर। ये तमाम चीजें बतला रही है कि व्यापारिक घाटा जो है ये अगर 333 अरब डॉलर का हो चुका है तो आने वाले वक्त में अगर ये बढ़ जाता है तो भारत के खजाने में 671 बिलियन डॉलर है
और एक साल में आपको अभी की तारीख में $333 बिलियन चुकाने होंगे। और आपके पास लगातार ये घाटे के बाद की परिस्थितियां हैं, यानी स्थिति नाजुक हो चली है। बावजूद इसके सरकार अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश के लोगों तक ये बात पहुंचे ही नहीं कि देश में खतरे कितने गहरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो चुके हैं, क्योंकि सरकार तो यही कहती थी, 2014 में कहती थी, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। और जब वो अधिकतम शासन का जिक्र कर रही थी तो किसी ने नहीं सोचा था भारत में आजादी के बाद से लेकर 2074 तक, 2014 तक जितना पैसा सरकार ने बांटा है, बीते 12 वर्षों में उतने बटे हुए पैसे का लगभग 300% ज्यादा पैसा फ्रीबीज में, यानी मुफ्त उपहार के तौर पर जो वोटरों को दिया जाता है, जो लाभार्थियों योजना के तहत दिया जाता है, वो इस दौर में बांट दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे ये सरकार क्या क्या छुपा रही है, कैसे कैसे छुपा रही है। प्रधानमंत्री याद आ गए, देख लीजिए। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। आप कह सकते हैं बचेगा आखिर में योग ही, क्योंकि योग के आश्रय आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है, आप स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन किसी देश के फेल या पास या सफल होने की कहानी सिर्फ योग के आश्रय संभव ही नहीं है। फेल होती स्थिति में भारत की बढ़ती हुई निर्भरता, वह चीन, रशिया और अमेरिका, अगर 3 महाशक्तियों को एक साथ सामने खड़ा कर दिया जाए तो हमारी टीम ने इस पर भी काम करना शुरू किया। और उसने बताया ये पूरा काम होगा तब पूरी रिपोर्ट रखेंगे, लेकिन 2 जानकारी जरूर दे दीजिएगा। भारत की निर्भरता कच्चे माल को लेकर या फिर चीन और रशिया से जो भी भारत आयात करता है, उस नजरिए को रखिए तो भारत की निर्भरता में लगभग 272% की बढ़ोतरी हो गई। अमेरिका के साथ जो आर्थिक संबंध अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए चले आ रहे थे, वो न सिर्फ उल्टे हो रहे हैं, बल्कि भारत के भीतर जिस दिशा में सरकार सबसे कम काम करती है, वो दृश्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। भारत का बजट एग्रीकल्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर को लेकर, वो किसान सम्मान निधि से मत जोड़िए। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर को लेकर होता है, वो सरकार न्यूनतम एग्रीकल्चर पे खर्च करती है, लेकिन उसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जरिए 5 किलो अनाज भी बांटा जाता है और यह देश भोजन को लेकर स्वावलंबी भी होता है। लेकिन पहली बार यह निर्भरता अमेरिका की दिशा में चली जाए, वो कितना खतरनाक खेल हो सकता है, इसका अंदेशा सिर्फ इस बात से लगाइए, लगभग 32% माल एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो उत्पाद है, जो फल है और अनाज है, अगर वो सीधे अमेरिका से आना शुरू हो गया तब क्या होगा। यह एक तत्काल की स्थितियों के बीच दोबारा लौटिए उस विकसित भारत की दिशा में जहां पर बैंकों के भीतर नकदी क्यों नहीं है। बैंक अब इस देश के बिजनेस संस्थानों को कर्ज दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं है। बैंकों का जो राइट ऑफ कर दिया जाता था कर्ज, जो वो बड़े बिजनेसमैन को देते थे, सरकार के हाथ तंग क्यों हैं। इस दौर में जो बड़े बड़े कर्ज धारक थे, वो कर्ज लौटा पाने की स्थिति में और ज्यादा क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और तो और जो खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए आईबीसी बनाई गई, उसके दरवाजे पर ज्यादा से ज्यादा मंझोले और बड़े बिजनेसमैन क्यों पहुंच रहे हैं कि अब हम दिवालिया हो गए, पैसा बैंकों को दे नहीं सकते, आप इसको बेच दीजिए। और जिनको भी बेचिए, नया सवाल यह है कि जो खरीदते थे कल तक वो बैंकों से ही पैसा ले लेते थे, अब बैंक कह रहा है नहीं नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इस देश के भीतर की परिस्थिति यह है कि आप कुछ भी लेंगे उसका खरीदार कोई होगा नहीं। कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, पैसा है नहीं।
और दुनिया के बाजार से जो हम फ्री ट्रेड की दिशा में बढ़ चुके हैं, वो माल जब भारत में आएगा तो जिनके पास पैसा है वो उस माल की दिशा में जाएंगे। परिस्थितियां क्या वाकई इतनी नाजुक है? जी नहीं, इतनी नाजुक नहीं है। उससे कहीं कई कदम आगे ठीक वैसे ही परिस्थितियां खड़ी हैं जैसे 2014 में अच्छे दिन आएंगे का नारा लग रहा था। और अच्छे दिन आए या नहीं आए, लेकिन अब बुरे दिन की परिस्थितियां इतनी व्यापक और कठोर तरीके से भारत के आम जन को प्रभावित करने वाली है, जिसमें सरकार कब तक छुपा सकती है अलग अलग मुद्दों के आश्रय। और ये मुद्दे योग तंत्र के आगे की परिस्थिति को इस देश के भीतर उस राजनीतिक प्रक्रिया से तो नहीं जोड़ देंगे जहां पर लगेगा सब अच्छा है या सब अच्छा नहीं है, और जिनके लिए नहीं है उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, वह देश छोड़ दें। तो युद्ध के बाद यानी मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में भारत को छोड़कर बाहर जाने वाले जो बिलियनियर्स हैं, उनकी तादाद इससे पहले के किसी भी 3 महीने से ज्यादा हो चुकी है, और इसका जिक्र एमईए की रिपोर्ट कर रही है। बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।